दिमाग को शांत रखता है। लेकिन आजकल के युवा ना तो धागा बांधना चाहते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि भाई हम कहीं नोटिस ना हो जाएं। नोटिस ना हो जाए। नोटिस किस बात के लिए? उनको रहना है कि हम वेस्ट। अरे रुको भाई, गर्मी ज्यादा, पानी पिलाओ, लो पानी, लो पानी पियो। हाँ बताए। ये हमारी परंपरा का हिस्सा है रुद्राक्ष। हाँ, हमारी परंपरा का, हमारी आस्था का, श्रद्धा का हिस्सा है। मैंने इसलिए बस पूछा कि कोई बहुत ज्यादा थे, तो मैंने पूछा ये इतने ज्यादा कैसे हैं? जब सनातन पद्धति को बचाना होता है तो उतने रुद्राक्ष पहनने पड़ते हैं। अच्छा, उतने ही पहनने होते हैं। अच्छा, तो कुछ और भी तो कार्य करने पड़ते होंगे सनातनों में। हाँ, मैंने कहा कि रुद्राक्ष पहनने से काम चल जाए तो फिर बात अलग है, लेकिन अगर उसके अलावा भी तो बहुत कुछ काम करना होता होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? यूपी से। कहाँ से? यूपी से सर। अच्छा 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 अच्छा। कल भी ये मुद्दा उठाए थे सर हम लोग। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आपने उठाया था, जरूर उठाया था। 50 करोड़ रुपया का घपला है। हाँ जी बिल्कुल, आपने 150 करोड़ का घपले का मसला उठाया था। जी कहाँ से आना हुआ आपका? जी मेरा दिल्ली से सुल्तानपुर से आया हूँ। सुल्तानपुरी से। भैया जी आपका फैन हूँ, आपको देखने के लिए आया था सिर्फ। देखने के लिए आए थे? देख लिया? अब जाओ घर जाओ। हाँ हाँ, पूरा शो देख के जाना। अच्छा पूरा शो देख, हम क्या देखने आए तो बस देख लिया, अब जाओ। क्या काम कर रहे हो? सुनार का जी। सुनार हो? अरे अंदर आओ यार, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। हाँ जी, हाँ गोल्ड का तो रेट पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे गोल्ड में। जब आपकी शादी हुई तो क्या भाव था? हाँ जी, 3000 रुपए था। तो मतलब ज्यादा दिन नहीं हुए शादी में आपके? हाँ 3000 रुपए में था, 3000 रुपए। और इस समय क्या है गोल्ड? इस टाइम जी 61,000। 61,000 आज का रेट? आज का 61,500। 61,500। तो कैसा काम चल रहा है? अभी थोड़ा मंदा है। मंदा है? क्यों? अभी तो शादी अदीब जब होंगे तो। ऐसा है। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे पहले तारुफ कराऊंगा। मैंने बात छोड़ी नहीं है, अभी करेंगे, सोने पे भी बात करेंगे। बैठो, यहाँ खड़े हो। थैंक यू सो मच। रितु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुजा कपूर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत। कभी कभी थोड़ा बहुत तालियां भी बजा दिया करो इन लोगों के लिए। लोग कहते हैं कि जनता जो है ना खड़ी रहती है और सारा अपनी मजा लेती रहती है। हम लोग भी तो आते हैं, इनको भी तो थोड़ा सा इंटरटेन किया करो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राजेश गुप्ता जी आज आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए कुछ देर में हमारे बीच में होंगे। फजील अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय अरोड़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मनीष गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज का जो मुद्दा है मैं उस पर आऊं, उससे पहले एक दो लोगों से बात कर लेता हूं और उसके बाद मुद्दे पे बात करूंगा। जो मुद्दा है उस पर जरूर बात करेंगे। कहां से आना हुआ आपका? जी मैं बिहार आरा से आई हुई। बिहार आरा से? बिहार का ही मुद्दा है आज। आज मैं बिहार की ही बात कर रहा। तेजस्वी जी ने, कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं, तुम्हें खड़े रहिए आराम से। तेजस्वी जी ने आज एक बात कही है कि जिस प्रकार से आडवाणी जी का रथ लालू जी ने रोका था, उसी तरह से ये जो मौजूदा सरकार एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में है, इसका रथ नीतीश जी रोक देंगे। और ये बात, हाँ यही मुद्दा है कि उनके रथ को अगर कोई रोकेगा तो नीतीश बाबू रोकेंगे। इस पर बातचीत का सिलसिला है। एक दो मैं आ गया बाबू जी, कोई आपकी बात जरूर सुनेंगे। तो कैसे आना हुआ इधर? मैं आपका न्यूज हमेशा देखती थी, तो फर्स्टली मैं चाहती थी कि मैं आपकी लाइव ये जो चर्चाएं आप करते हो मैं उसको देखूं। अरे इसमें बड़ी लड़ाई झगड़ा होता है लाइव, वो टीवी वाला ठीक है, बस यहाँ बड़ी लड़ाई झगड़ा होता है। बट मुझे वो लड़ाई देखनी थी क्योंकि क्या नाम है आपका? प्रियंका। बड़ी लड़ाका हो? हाँ? मैं लड़ाका नहीं हूँ, बट आप जो मुद्दाएं रखते हो मुझे वो देखना पसंद है, तो मैं लाइव देखने आई हूँ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। इनका नाम क्या है? वेदांशी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि वो रथ रोकने का जो मादा है, रथ रोकने का जो हिम्मत है, वो नीतीश बाबू में है। और ये एनडीए मौजूदा सरकार का जो, क्योंकि 23 तारीख को वहां पे एक महागठबंधन की अपोजिशन की एक बैठक भी होने वाली है। साथ ही साथ कुछ और भी उन्होंने कहा कि जब ये सरकार नाकाम होती है, यानी जो मौजूदा सरकार, वो हिंदू मुसलमान करा देती है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे, मैं आ रहा हूं, तीसरी बात कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों से, वो तेजस्वी बाबू कहते हैं कि मुसलमानों से वोटिंग राइट ले लिया जाएगा। अब ये कहां से उन्होंने बात कही, लेकिन वो उन्होंने ये बात कही है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं।
ये मुद्दा है आज का। जी, कहाँ से आना हुआ? गुड इवनिंग सर। अरे बताइए कहाँ से आए? सर मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। हाँ जी बोलिए। सर बीजेपी का मुकाबला कोई भी ताकत नहीं कर सकती। ओनली नरेंद्र मोदी और योगी जी, इसके अलावा कोई नहीं है। ताकत मतलब? ताकत का मतलब ये है जो उन्होंने जो काम करके दिखाया है वो कोई भी पार्टी ने आज तक नहीं करके दिखाया। क्या काम करते हैं आप? मैं एज ए ड्राइवर हूँ। मैं इसलिए ये जरूर पूछता हूँ कि कहाँ तक पहुँचा है मामला। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? तो कहाँ जा रहे हैं पहले? जोधपुर राजस्थान से आए। जोधपुर राजस्थान से आए। आपके यहाँ तो चुनाव सबसे पहले होंगे। जी जनाब बताइए। इंडिया को चलाने के लिए योगी जी और मोदी ही है और कोई नहीं है। योगी जी हैं और मोदी जी ही हैं। ये दो लोग हैं, वही आगे बढ़ा सकते, बाकी कोई नहीं बढ़ा। क्या नाम है साहब आपका? दीपक प्रजापति। दीपक प्रजापति। प्रजापति जी कहाँ क्या काम करते हैं आप? हम बैंक में जॉब करते हैं। बैंक में जॉब करते हैं वहाँ जोधपुर में? जी बहुत अच्छी बात है। अरे अभी तक तो इतने प्रेम से खड़ी थी, बहुत शर्मा रही थी। जी डिबेट शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुजा, बीजेपी का रथ नीतीश बाबू रोक देंगे। दिल पर भगवा प्रेम छाया है, दिल पर भगवा प्रेम छाया है, राम राज फिर से आया है, देख ताकत हिंदू की पूरा संसार घबराया है। जी 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 जी। नाम लेते हैं प्रभु राम का, काम करते हैं शैतान का, ये लोग हैं। नाम मुंह में राम बगल में छुरी, किस प्रकार से भाई भाई को अलग करना, ये तो नफरत की दुकान वाले हैं। प्रतीक जी नफरत की दुकान वाले हैं, नफरत की दुकान वाले हैं। हम तो मोहब्बत की दुकान। आराम से मोहब्बत वाले हैं क्या? हाँ तो फिर आराम से। मैं ये कह रहा हूँ, उस 2 साल के छोटे बच्चे वरुण गांधी को रात के 2 बजे घर से बाहर निकाल दिया, तब नहीं याद आया कि बच्चा मोहब्बत की दुकान है क्या है? मेनका गांधी और वरुण गांधी को निकाल दिया कि जो जहाँ मैं गुप्ता जी एक बात कह रहा हूँ, गुप्ता आराम से। गुप्ता जी मैं आपसे एक बहुत पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है कि पर्सनल अटैक्स जो परिवार के और उनके बीच के मध्य के हैं वो नहीं कहेंगे, बाकी डिबेट में आप रहेंगे। जी कांग्रेस। देखिए 2 तरह की विचारधाराएं हैं, एक है गांधीवादी विचारधारा और एक है कि गोडसे की विचारधारा। ये क्या गोडसे की विचारधारा के बारे में बात कर रहे हैं कि रामराज्य की? जो रामराज्य इन्होंने जब दिखाया था, जब गांधी जी को गोलियां मारी थी, वो रामराज था? ये रामराज है जब जो है ट्रेन त्रासदी में लोग मर रहे और कफन के लिए तरस रहे हैं। सबसे पहले मैं लालू जी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। एक मिनट रुको। मैं लालू जी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने 2014 में 24 में बोलने ही वाली थी, 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ राम राज्य को ले आए और क्योंकि उन्होंने रथ रोका तो घर घर में रथ पहुंच गया। और 2024 में नीतीश बाबू आएंगे जो वैसे बीजेपी के साथ अलायंस में रहते थे, और अब 2024 में अगर वो रथ रोकेंगे और तो आप देख लीजिए 2024 में फिर से राम राज्य आ जाएगा, मोदी जी वापस आ जाएंगे और क्या होगा? नीतीश बाबू जी पहले आप अपना अलायंस तो बचा लीजिए, कभी आप इधर घूमते हैं, कभी आप उधर जाते हैं, आप खुद तो आया वन बाय वन रुको भाई रुको। कहाँ रह गए थे आम आदमी पार्टी? ऐसा ही अलायंस बनाएंगे, लेट लतीफ आएंगे। हाँ जी हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को गाली भी ये ख्याल अच्छा है। और अभी जो रथ की बात, जिस टोयोटा रथ की बात कर रहे हैं जो चलाया था इन्होंने पूरे देश में नफरत फैलाने के लिए, उसका कंडम तो खुद ही अटल बिहारी वाजपेयी ने उसी वक्त कर दिया था। दूसरी बात है अब जो इनके लिए नफरत का जो रथ लेकर चल रहे हैं, उस नफरत के रथ को रोकने के लिए पूरी विपक्ष बैठी है। भाई गुप्ता जी, देखिए भाई गुप्ता जी, एक नियम है यहाँ पे, बहुत अच्छा सा नियम यहाँ पे हमने बना रखा है कि बैठने के लिए दिया है और चढ़ने के लिए पेड़ है। तो बैठिए आराम से, बैठिए। पेड़ पे जाने की इच्छा नहीं होगी आपकी तो बैठिए, नहीं बैठिए, सारे लोग बैठेंगे। रितु प्लीज। जी रथ कोई नहीं रोकेगा, 100 रुपया लीटर जो डीजल बिक रहा है ना वही रोक देगा रथ, कोई नहीं रोक सकता। ये जो 100 रुपया लीटर डीजल बेच रहे हैं ना ये लोग, वही रथ रोक देगा। हाईवे बना है,
कोई जा ही नहीं रहा है। अच्छा, पैसा ही नहीं किसी के पास। 6,000 रुपए का डीजल लग रहा है लखनऊ जाने में, अब 2,000 रुपए फ्लाइट में लग रहा है। 6,000 रुपए का डीजल लगता है जाने। सारा हाईवे जो हजारों करोड़ का हाईवे बनाए हैं पूरा खाली पड़ा है, जाके देख लीजिए, कोई नहीं जा रहा है। और इतना महंगाई बढ़ गई है, ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये जो नफरत, ये रोकेगा। कह रहे हैं कि पूरा हाईवे खाली पड़ा है। अरे रुको, झूठ बोले, सच बोले तो। हाँ जी, खाली कहाँ पड़ा? हम जोधपुर से आए। कह रहे पूरा हाईवे खाली पड़ा है। बोले इतना ट्रैफिक है, क्या कहें? इतना ट्रैफिक है रोड पे, क्या कहें? कौन कहता है रोड खाली है? अरे 100 नहीं 500 होगा, मोदी ही आएगा। कहने लगे फाजिल भाई, हमारे दोस्त हैं, कहने लगे हाईवे खाली पड़ा है। बोले ये खाली पड़ा है इसीलिए हमने कभी रोडें बनवाई ही नहीं। बोले खाली तो रहेगा। बस एक काम हमने और किया है। पहले हम 33 करोड़ थे जब आजादी हुई, उसके बाद 50 हो गए, फिर 100 हो गए, फिर 150 होने वाले हैं, हो गए होंगे। ये काम हमने बहुत अच्छा किया है। कौन सा काम अच्छा किया? सर जी देखिए, अरे रुकिए, पहले कौन सा काम अच्छा किया? मोदी जी ने पहले कौन सा काम अच्छा किया हमने अभी जो बताया? सबसे अच्छा काम किया कि आपने जनसंख्या पे कंट्रोल करना चाहिए। उल्टी बात बोलती, समझदार आदमी है, अब इसकी बात सुननी चाहिए। सर जी देखिए, राहुल गांधी जी विदेशी धरती पे जाके नफरत फैला रहे। वो कहते हैं हिंदुस्तान में मुसलमान असुरक्षित है। कि वो कोई भाई यहाँ कह सकता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान असुरक्षित है? बताओ ऐसा प्रोपोगेंडा क्यों? खुद नफरत की दुकान खोल रहे हो और कहते हो मोहब्बत की दुकान खोल रहे। जनता सब जानती है, जनता इस बार तुम्हें वहीं पहुंचाएगी जहां आपकी जगह है। रुको, नया आदमी पैदा हो रहा है। कहां से आना हुआ भैया? मैं सर जौनपुर का हूँ। हाँ वो तो मैं समझ गया था। जौनपुर में 2 ही चीजें हैं, या तो मूली या आदमी। गजब है आप। तो क्या काम करते हैं आप? सर जी मैं राष्ट्र की सेवा करता हूँ। राष्ट्र की सेवा मतलब मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। जो समाज में कुछ गलत होता है तो उसके लिए मैं सदा आगे आता हूँ। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। तो फाजिल भाई झूठ क्यों बोलते हैं हम कि मुसलमान जो है असुरक्षित है? हमने तो कभी कहा ही नहीं मुसलमान, मतलब सुरक्षित है। दलित उन्होंने तो, राहुल गांधी ने तो ये कहा, राहुल गांधी ने ये भी कहा कि मुसलमान अकलियत। देखिए, हम एक नागरिक हैं, हम अभी गांव गए थे, मुझे 4 आदमी ऐसे मिले जो कहे कि इंदिरा आवास मिला था, हमको आवास मिला था। इंदिरा कहेंगे तो बुरा मान जाएंगे हमारे बीजेपी के लोग, इसलिए इंदिरा छोड़ दे रहे। आवास मिला था, पर उनके पास 1 कट्ठा जमीन नहीं था कि वो घर बना सके। इस देश में किसी के पास 1000 एकड़ जमीन की काश्त नहीं हो रही है, और किसी के पास घर नहीं, घर जमाने को जमीन नहीं है, और बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं। हम बार बार, मेरी बात को आप समझिए, ये जो हाईवे एक्सप्रेस वे बन रहा है, किसानों की जमीन जा रही है। सुनिए ना, 2000 रुपए का तो टोल टैक्स लग रहा है लखनऊ तक जाने का, 2000 रुपए का टोल टैक्स और 6000 रुपए का डीजल, 8000 रुपया और 8,000। अरे सुनिए ना, दोनों लोग आ जाओ। हम जब बात करते हैं देश के विकास की तो ये लोग हल्ला मचा। अच्छा एक बात बताइए फाजिल भाई, कि देश के विकास में रोड महत्वपूर्ण है या मतलब? हम बता रहे, हमें विदेशी मुद्रा को बचाना है। नहीं, हम पहले जो पूछ रहे हैं, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड आपकी है या नहीं है? आप अगर ट्रेन को विकसित करते हैं तो यहाँ से कलकत्ता का भाड़ा है 6 रुपए किलो ट्रेन से, और 36 रुपए किलो है ट्रक से। तो किससे माल आप भेजना चाहेंगे? ट्रेन से ना। तो ट्रेन को ये लोग खत्म कर रहे हैं, और हाईवे अच्छा, कौन सी ट्रेन बंद करी इन्होंने? कौन सी ट्रेन बंद करी इन्होंने? अरे आप जाइए, अभी आपको 1 टिकट नहीं मिलेगा। फाजिल भाई, क्या गजब के आदमी हैं फाजिल भाई। कह रहे हैं कि रोडें खाली हैं और ट्रेन में 1 टिकट नहीं मिलेगा। गजब है यार तुम। तो कुर्ता सबसे ज्यादा टंच वाला पहनते हैं जनाब आली राजेश जी। तेजस्वी जी कहते हैं कि जिस तरह से आडवाणी जी का रथ लालू जी ने रोका था, उसी तरह इस महागठबंधन का, इस गठबंधन का जो मौजूदा सरकार एनडीए किया, उसका रथ जो है वो नीतीश बाबू रोक देंगे। 23 तारीख को आपका बड़ी भारी रैली होने वाली है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो हालात आज
देश में बने हुए हैं, और जिस तरीके से, क्योंकि मैं दिल्ली के संदर्भ में बात करूंगा क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। एक मिनट देखिए, तो मैं एक तो चाहूंगा कि थोड़ा सा डिबेट सही कराइए। ये देखो, ये आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, ऐसे कैसे डिबेट? आप जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। एक मिनट, मैं आपको एक चीज को, मैं आपको टोकूंगा नहीं, मैं आपको वार्निंग दूंगा। अब मैं वार्निंग दूंगा। मैं राजेश मुझे बोलने दो, राजेश मुझे बोलने दो। मैं आपको टोकूंगा नहीं, अब मैं आपको वार्निंग दूंगा। और हमारे शो में एक बार अगर वार्निंग मिली तो मेरे 6 महीना, देखो किसको निकाला हुआ है हमने, वही हैं, पहुंच गए वहां पे जहां से आए थे। जी, मेरा कहना है कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं कि अब तक ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग होता रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट 5 जजों के जज कह दें कि दिल्ली के अंदर कुछ अधिकार है ट्रांसफर के, पोस्टिंग के, काम करने के। जिस सरकार को चुना दिल्ली की जनता ने, उसको आप काम नहीं करने दोगे तो काम कैसे होंगे? अधिकारियों को आप लेके आएंगे। तो इस तरीके से अगर आप सरकारों को रोकेंगे तो आपके पास अध्यादेश आपने पूछा कि देश में रोड जरूरी है। मैं कहता हूं देश में सबसे जरूरी, रोड से भी ज्यादा कुछ जरूरी है तो लोग हैं। अगर लोग नहीं रहेंगे, अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो क्या सड़क का करोगे, क्या किसी चीज का करेगा? जिस तरीके की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, एक दूसरे को जिस तरीके से दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, आप जेलों के अंदर जबरदस्ती लोगों को बंद करे जाएंगे तो किस तरीके से होगा? ये लोकतंत्र के बिना आ गए क्या चुनकर? आम आदमी पार्टी आज ये बात कर रहे हैं, किसने जब चुना? आप लोगों ने इनको चुना नहीं क्या? देशवासियों ने नहीं चुना, दिल्ली की जनता ने। कमाल है, ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। अरे आम जनता ने ही चुन के भेजा और लोगों का ही पैसा खा लिया और शीश महल में डांस कर रहे हैं। और शीश महल आपने कहा, जैसे आपने कहा ना, इस लाइन के पीछे आ जाओ, ये इस लाइन के पीछे नहीं आएंगे, ये लाइन तोड़ने वाले लोग हैं। ये किसी कानून को नहीं मानते। आपने कहा लाइन के पीछे आ जाओ, हम आ गए, ये आगे चली गई ना, ये कोई लाइन नहीं तोड़ेंगी। ये बेईमान लोग हैं, लोकतंत्र को खत्म करेंगे, लोगों को लड़वाएंगे, आपस में लड़ने भिड़वाएंगे, यहाँ भी लड़ाई करेंगे। सिर्फ बदतमीजी, झगड़ा, बदतमीजी, लोगों को उकसाना और कोई काम नहीं। आम आदमी पार्टी कहती थी लालू प्रसाद भ्रष्टाचारी है, और उसी से पहले गले मिली है रामलीला मैदान में। 100 रुपया चंदा लिया था आम आदमी पार्टी ने ऑटो वालों से, तब जाकर के पार्टी बनी है। ये कहते थे लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी है, और उसी से पहले गले मिलने गई है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। ये आम आदमी पार्टी इस देश में वही ले आना चाहती है। कांग्रेस पार्टी कौन से मुद्दे पर चल रही है? अब 300 यूनिट बिजली फ्री, 2 रुपए किलो चावल। इस देश को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी खड्डे में डालना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यह नारा है कि हम नहीं तो कोई नहीं। मुझे किसी ने कहा कि कर्नाटक में 200 यूनिट फ्री हुआ, लेकिन 201 अगर हो गया तो बड़ा मुश्किल हो गया वहां पे। हाँ जी, फार्मूला मतलब फार्मूला यही है कि तुमसे हम ऐसे नहीं लेंगे तो ऐसे घुमा के लेंगे तुम्ही से लेंगे हम। राजेश विल रिस्पॉन्ड। अगर ये अडानी को दे रहे तो ठीक है, किसी गरीब जनता को 200 यूनिट मिल जाए, इनके पेट में तकलीफ हो गई। अगर ये अंबानी को कुछ भी दे रहे तो इनके पेट को कोई तकलीफ नहीं है। अगर मैं कोई भी काम के ऐसा हो जाए, इनके पेट में दर्द हो जाता है। ये महबूबा मुफ्ती के साथ में सरकार बनाए, अब वो आतंकवादी हो गई। बनाई ना, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई ना, मायावती के साथ बनाई ना, नीतीश कुमार को पलटू कर रही है। राजेश हटो यहां से, मेरी जगह है। राजेश ने कहा कि सड़क से ज्यादा, हालांकि मैं नहीं मानता, सड़क से ज्यादा जरूरी जनता है। ठीक है भाई, जनता तो है, जनता या तो यहां से चले जाओ या तो चुपचाप खड़े रहो। सड़क से ज्यादा जरूरी जनता है, क्योंकि जनता को लेकिन सड़क चाहिए। लेकिन एक चीज और है, आपकी पार्टी का गठन राजेश इस पर हुआ था कि भ्रष्टाचार मुक्त और ईमानदार वाला। तो फिर सवाल का जवाब तो काहे गले मिलने चले गए वहां? मैंने अभी आपसे एक बात कही, मैंने कहा मुफ्ती महबूबा मुफ्ती नहीं तो इन्होंने बनाई, नीतीश कुमार के साथ में बनाई। तो मैं यही कह रहा हूं, फिर जैसे वो वैसे ही आप, तो आप फर्क कैसे हुए? फिर देश के जो हालात हैं, जिस तरीके के इन्होंने बनाए हुए हैं, इस वक्त इनको हटाने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। गजब गजब गजब। भ्रष्टाचारी भी इनके भाई आज के डेट में है, मतलब उनको भगाने के लिए भ्रष्टाचारियों के साथ भी ये जाएंगे। और इसी में पार्टी का गठन हुआ है। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले हटाना है तो भ्रष्टाचार को गले लगाना है। राजेश टीवी पे पैसे लेते हैं, ये हमको भ्रष्टाचारी बताएंगे? नहीं टीवी पे। अरे मैंने तो कहा था सबसे ज्यादा आप ईमानदार। नारायण राण पैसे लेते हैं तो ईडी इनके पार्टी में आ जाए तो साफ सुथरे है ना। असम के मुख्यमंत्री की किताब, तो आप क्यों कीचड़ में चले गए?
ये झूठे आरोप लगा लगा के सबको बंद। अच्छा ठीक है राइट। पाठक जी देखिए लास्ट डिबेट विल बी ओपन। गुप्ता जी वहां बैठो, वार्निंग दे दूंगा, मैं बता दे रहा हूं। देखिए कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, पीछे आ जाओ। हाँ। चोर चोर मौसेरे भाई। अरविंद केजरीवाल ईमानदारी का चोगा पहन के आए थे और यही दिल्ली की जनता है जिसके खिलाफ इतनी मोटी फाइल लेके आए थे। दिल्ली में कहे थे माननीय शीला दीक्षित के खिलाफ इतनी मोटी फाइल है, कहां गई वो फाइल? दिल्ली में कुछ हुआ? कोई घोटाला पर्दाफाश? मैं जर्नलिस्ट, पहला जॉब मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में किया था एज ए टेनिस रिपोर्टर, लेकिन वो घोटाला शांत हो गया। जिसको इन्होंने बोला कि भ्रष्टाचारी है, दोनों हाथ खड़े करके आज उसके साथ गलबैया कर रहे हैं। नहीं, वो ये कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस समय कुछ भी करना पड़े, चाहे भ्रष्टाचार से भी गले लगाना पड़े, लगा लेंगे, लेकिन इनको हटाना है। वही देखिए ना कि मोदी विरोध में भ्रष्टाचारी कौन तय करेगा? इस देश में कोर्ट है ना, आप कोर्ट की भी नहीं मानते। देश को कोर्ट को तय करने दो, कोर्ट जो जिसको न्याय करेगा कोर्ट कर देगा। आप किसी कहने से थोड़ी भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। सीबीआई ईडी को किसी के पीछे लगा देंगे और तोते से जो मर्जी कहेंगे वो बोल देगा, वो भ्रष्टाचारी हो गया। इनके कहने से थोड़ी हो जाएगा, कोर्ट को तय कर लेने चाहिए। सीबीआई ईडी किसके पीछे है भाइयों, ये पता करो। जो भ्रष्टाचारी है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, देश की संपत्ति का नुकसान किया है, सीबीआई ईडी उसी के पास है। सीबीआई ईडी जो है उसी के पीछे लगी है। सीबीआई ईडी ये तोते हैं, तोते। इन्होंने विकास तो किया, भारतीय जनता पार्टी ने देश का विकास तो किया, दो लोगों का किया, अडानी और अंबानी। क्या बात है, दो का। आम पब्लिक का विकास नहीं हुआ प्रतीक जी, ना आपका हुआ ना मेरा हुआ। आप भी चैनल पे हैं, मैं भी डिबेट में। तो क्या कह रहे जाके? अरोड़ा जी कह रहे हैं कि आप भी चैनल में हैं, हम भी डिबेट में हैं। ओलंपिक में किसने करे घोटाले? इनसे ये कांग्रेस के प्रवक्ता थे, ओलंपिक का घोटाला, डीटीसी का घोटाला, खुद तो घोटालेबाज है, एक नंबर के चोर ये। अरोड़ा जी कह रहे हैं आप भी चैनल में हैं, हम भी फुटपाथ पे हैं। अरोड़ा जी क्या कर लें बताइए? अरे नहीं, ऐसे तर्क नहीं दिए जाते। मैं संतुष्ट हूं अरोड़ा जी, और बहुत अच्छा कर रहा हूं। आपकी दुआ नजरे इनायत है मेरे ऊपर। लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि विरोध उस पे करें जिस पे तर्क हो आपके पास। जब तर्क ना हो, क्योंकि आपके पास तमाम सारे साधन मौजूद हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, कहते हैं कि नहीं साहब ये गलत है, ये गलत हुआ है, लेकिन आप वो नहीं कहेंगे क्योंकि उससे माइलेज नहीं मिलता। जिससे माइलेज मिलता है उसी से तो चुनाव लड़ना है बस। हाँ अरोड़ा जी जो बोला, अरोड़ा जी को जानते हो? अरोड़ा जी बहुत असंतुष्ट आदमी हैं। जीवन में उनको जीवन में इतने बड़े फेल्योर आदमी उन्होंने देखा ही नहीं। कह रहे देखिए मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यहाँ हैं। अरे कहाँ चले जाऊँ, पेड़ पे बैठ जाऊँ जाके? मैं तो सिर्फ उनका जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा सिर्फ अडानी और अदानी, ठीक है, लेकिन जब प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वडेरा, उनके पास कितने पैसे थे? वो पैसे कहां से आए? जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रॉपर्टी चांदी और सोने के गिलास में पानी पिया जाए तो पैसा कहां से आया? आज मोदी जी अगर कर रहे हैं कुछ जनता के लिए, कहां से आया? मोदी जी जनता के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। हमारे आपके लिए कर रहे, बच्चों के लिए कर रहे, स्कूल के लिए कर रहे, सड़क के लिए कर रहे, जो इतना यूपी में। मैं ठीक है, मैं आपका भी जवाब लिया और अरोड़ा जी का भी लिया। अरोड़ा जी परेशान ना होइएगा, हम दोनों लोग साथ ही साथ चलेंगे। वक्त थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आए। वंदे मातरम। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले की जांच में पुलिस सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आई कि शाहनवाज उर्फ बद्दो नाबालिगों को दुबई ले जाने की फिराक में था। खबर है कि पुलिस को इसकी जानकारी ग्रुप चैट से मिली, जिसके मुताबिक बद्दो ने गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के लिए बड़ी प्लानिंग की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बद्दो नाबालिगों को दुबई ले जाना चाहता था। ग्रुप चैट की जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि उसने बच्चों को न सिर्फ दुबई जाने के लिए मुफ्त में हवाई टिकट का लालच दिया, बल्कि फ्री में वहां रहने और खाने पीने की व्यवस्था करने का भी वादा किया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसी वजह से जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि दुबई में बद्दो के तार कट्टरपंथियों से भी जुड़े हो सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड के मंदिरों में भी अब ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में मंदिर में कम कपड़ों में आने वाले लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई और इसके लिए एक बोर्ड भी मंदिर के बाहर लगा दिया गया, जिसके जरिए भक्तों से अपील की गई कि कम कपड़ों में मंदिर में प्रवेश न करें और मंदिर के बाहर ही रहें। ये फैसला हरिद्वार के दशेश्वर महादेव मंदिर और नीलकंठ मंदिर कमेटी ने लिया। कम से कम 80% शरीर ढका रहना चाहिए बहन बेटियों का, उससे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा
असल में उत्तर प्रदेश के कई मंदिरों में भी भक्तों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया। इसमें अपील की गई है कि कम कपड़ों में मंदिर में प्रवेश न करें और अब हरिद्वार के मंदिरों में भी ड्रेस कोड लागू कर दिया गया। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण कराने का आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो किराए की गाड़ी से फरार होने की तैयारी में था। पुलिस के मुताबिक वो किराए पर कार मुहैया कराने वाली ऐप जूम कार के जरिए गाड़ी बुक करने की कोशिश में था, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण कराने के आरोपी शाहनवाज और बद्दो को ये पता था कि पुलिस उसे ढूंढते हुए महाराष्ट्र के ठाणे के मुमरा इलाके में पहुंच चुकी है, जिसके बाद वो भागकर कोल्हापुर पहुंच गया और वहां से आगे जाने के लिए वो बस या ट्रेन नहीं बल्कि किराए की कार का इस्तेमाल करना चाहता था, क्योंकि उसे ये डर था कि पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर जाल जरूर बिछाया होगा। और पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए ही उसने किराए पर कार मुहैया कराने वाली ऐप जूम कार के जरिए गाड़ी बुक करने की कोशिश की, जिसके लिए उसने अपने नंबर से कई बार फोन किए, लेकिन सूत्रों का दावा है कि वो कार बुक करने में नाकाम रहा। सूत्रों का दावा है कि गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण करवाने वाले मास्टरमाइंड शाहनवाज और बद्दो के निशाने पर एक हिंदू नाबालिग लड़के की दोस्त भी थी। मतलब गेमिंग ऐप के जरिए बद्दो न सिर्फ हिंदू लड़कों को बल्कि लड़कियों को भी बरगलाकर उनका धर्म बदलवाने की तैयारी में था। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि इसका पता तब चला जब गाजियाबाद पुलिस ने गेमिंग ऐप फोर्टनाइट और डिस्कॉर्ड की जांच की, जिसमें पुलिस को ऐप पर बने एक चैटिंग ग्रुप में एक हिंदू नाबालिग लड़की के शामिल होने का पता चला, जो एक लड़के की दोस्त है। पुलिस को शक है कि बद्दो उस हिंदू नाबालिग लड़की को भी बरगलाकर मुस्लिम बनाने की फिराक में था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बद्दो ने ग्रुप में शामिल एक लड़के की मदद से साजिश के तहत उस लड़की को ग्रुप में शामिल किया था, ताकि धीरे धीरे ब्रेन वॉश कर उसका भी धर्मांतरण करवाया जा सके। इधर गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड पर पुलिस सूत्रों का बहुत बड़ा दावा सामने आया है, जिसके मुताबिक हत्याकांड के आरोपी विजय यादव ने पुलिस के सामने ये कबूल कर लिया है कि संजीव जीवा की हत्या के लिए उसे लाखों रुपए मिलने वाले थे। क्योंकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी विजय यादव ने पूछताछ के दौरान पुलिस को ये बताया कि किसी ने उसे गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या करने के बदले लाखों रुपए देने का वादा किया था। लेकिन जब पुलिस ने आरोपी विजय यादव से उस शख्स के बारे में जानकारी मांगी, तब उसने उस आदमी के बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं बताया, बल्कि पुलिस को गुमराह करने के लिए गोलमोल जवाब देने लगा। ऐसे में पुलिस अधिकारियों को लगता है कि आरोपी विजय जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के शूटर जीवा की हत्या गैंग वॉर का नतीजा है। जीवा की हत्या कराने के पीछे पश्चिमी यूपी के बड़े गैंगस्टर सुनील राठी पर शक जताया जा रहा है, जिस पर मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या कराने का भी आरोप है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि सुनील राठी की तरह ही पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला संजीव जीवा गैंग बनाकर इलाके में अपना दबदबा बनाने लगा था। इसीलिए यह आशंका जताई जा रही है कि गैंग वॉर की वजह से ही संजीव जीवा को ठिकाने लगा दिया गया। पुलिस सूत्र बताते हैं कि हत्याकांड का आरोपी विजय यादव सुनील राठी गैंग से जुड़ा है। खबर है कि करीब 3 महीने पहले विजय यादव सुनील राठी गैंग के संपर्क में आया था, जिसके बाद उसे जीवा को मारने की सुपारी दी गई। दावा किया जा रहा है कि करीब 1 महीने से विजय लखनऊ कोर्ट की रेकी और हत्या की प्लानिंग में जुटा था और इसीलिए वो अपने घर वालों के संपर्क में भी नहीं था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि आरोपी विजय यादव लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर गैंगस्टर जीवा को मारने के लिए पूरी तैयारी से आया था। जीवा को उस वक्त गोली मारी गई जब उसे पेशी के लिए लखनऊ जेल से कोर्ट लाया गया और उसकी सुरक्षा में 2 दारोगा, 4 हेड कांस्टेबल और 6 सिपाही तैनात किए गए थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जीवा के पहुंचने से पहले ही शूटर विजय यादव वकील के कपड़ों में पहले से ही कोर्ट में उसका इंतजार कर रहा था। कोई उस पर शक न करे, इसके लिए उसने जेब में पेन और हाथों में फाइल पकड़ रखी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जैसे ही संजीव जीवा कोर्ट परिसर में दाखिल हुआ, वैसे ही विजय शूटर भी उसके पीछे चलने लगा और फिर मौका मिलते ही उसने पीछे से उस पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। सूत्र बताते हैं कि जीवा को मारने के बाद विजय कोर्ट रूम से बाहर भागा, लेकिन वहां मौजूद वकीलों ने उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस के जवानों ने उसे वकीलों से छुड़ा लिया। गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड की एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। एसआईटी की टीम 1 दिन पहले मौका वारदात पर पहुंची और करीब 1 घंटे तक कोर्ट परिसर में तफ्तीश करती रही। और इस दौरान फोरेंसिक टीम और लखनऊ के डीसीपी वेस्ट समेत कई अधिकारी नजर आए। इस दौरान एडीजी टेक्निकल मोहित अग्रवाल, अयोध्या जोन के आईजी प्रवीण कुमार, जेसीपी क्राइम नीलाब्जा चौधरी हत्याकांड से जुड़े हर पहलू की जांच पड़ताल की और करीब 1 घंटे बाद एसआईटी की टीम वहां से लौट गई। इसके बाद लखनऊ में ही जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर के दफ्तर में कोर्ट में गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या के वक्त मौजूद पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए गए। वहीं इस मामले में सूत्रों ने दावा किया है कि पुलिस ने एक मोबाइल फोन बरामद कर लिया है, जिसे शूटर विजय यादव का बताया गया। दावे के मुताबिक मोबाइल फोन को जांच के लिए भेज दिया गया है। उधर शूटर विजय यादव को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गैंगस्टर संजीव जीवा को शूटर विजय यादव ने 6 गोलियां मारी थी। 1 रोज पहले लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद देर रात डॉक्टरों की एक टीम ने उसके शव का पोस्टमार्टम किया।
जिसके मुताबिक संजीव जीवा को 6 गोलियां लगी जो उसके शरीर के आर पार हो गईं। सभी गोलियां पीठ पर बाईं तरफ मारी गईं जो सीने और पेट की तरफ से दूसरी तरफ निकल गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी पता चला कि सभी गोलियां शरीर में एक दूसरे के बेहद करीब लगी, जिसकी वजह से ये आशंका जताई जा रही है कि विजय एक शार्प शूटर है और उसे गोली चलाने की ट्रेनिंग मिली थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जीवा को गोलियां शरीर के उन हिस्सों पर मारी गईं जहां चोट पहुंचने के बाद जिंदा बचना मुश्किल होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जीवा को ज्यादातर गोलियां सीने के पास मारी गईं ताकि वो किसी भी तरह जिंदा न बचे। एक दिन पहले लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी माने जाने वाले गैंगस्टर संजीव जीवा की मौत के बाद उसकी पत्नी को भी हत्या का डर सताने लगा, जिसके बाद वो गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और वहां गिरफ्तारी से बचने के लिए अर्जी दाखिल करने की मांग की। संजीव जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी ने आशंका जताई कि उन्हें भी उनके पति की तरह मौत के घाट उतारा जा सकता है। यही वजह है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की कि उन्हें गिरफ्तार न किया जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई के लिए राजी हो गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें याचिका की कॉपी उत्तर प्रदेश सरकार के वकील को सौंपने के निर्देश दिए। साथ ही ये भरोसा दिया कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी। उधर गैंगस्टर संजीव जीवा की कोर्ट परिसर में हत्या के बाद राज्य के सभी अदालतों की सुरक्षा और कड़ी करने का फैसला ले लिया गया। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने सभी जिलों को आदेश जारी कर दिए हैं और जिसके मुताबिक अब कोई भी शख्स हथियार के साथ कोर्ट परिसर में दाखिल नहीं हो पाएगा। और गृह विभाग के आदेश को सख्ती से पालन कराने के भी निर्देश दिए। विभाग के आदेश के मुताबिक सभी जिलों में कोर्ट की सुरक्षा के लिए 71 सुरक्षा प्रभारी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी मनोज सिन्हा और आला अफसरों के साथ की बैठक। सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल के साथ रैपिड एक्शन फोर्स भी होगी तैनात। दिल्ली में बीजेपी के नए दफ्तर का शिलान्यास, भूमि पूजन और यज्ञ में शामिल हुए अध्यक्ष जेपी नड्डा। बोले केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली बनी ब्लैक स्पॉट। झारखंड में अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से बड़ा हादसा, 3 मजदूरों की मौत, कई लोगों के दबे होने की आशंका। मौके पर पहुंची बचाव टीम। जिसके बाद वो उन टुकड़ों को ठिकाने लगाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही मुंबई पुलिस मीरा रोड के उस फ्लैट पर पहुंच गई जहां वारदात को अंजाम दिया गया था और मौके से मनोज साने नाम के आदमी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने फ्लैट से एक महिला का शव भी बरामद किया जिसके कई टुकड़े किए गए थे। बदबू आने का इंफॉर्मेशन मिला था, तो एक डेड बॉडी मिली है जिसका पीसेस करने का कोशिश किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मनोज साने के फ्लैट से बदबू आने पर पड़ोसियों ने उन्हें जानकारी दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची, उसे कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। और जब पुलिस वहां पहुंची तो उसे फ्लैट में एक महिला का शव मिला जिसको ठिकाने लगाने के लिए कई टुकड़े किए गए थे। आरोप है कि शव को काटने के लिए कटर का इस्तेमाल हुआ। आरोप है कि मीरा रोड में अंजाम दिए गए इस घिनौने हत्याकांड में आरोपी मनोज साने ने शव के टुकड़े को कुकर में भी उबाला। पुलिस ने बताया कि उसे कुकर से शव के कुछ टुकड़े मिले जिन्हें उबालने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने बताया कि ऐसा आरोपी ने वारदात को छिपाने के लिए किया जिससे शव से बदबू ना आए और वो बाद में शव को ठिकाने लगा सके। पुलिस ने जानकारी दी कि हत्या की वारदात को छिपाने के लिए आरोपी मनोज साने ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े कर दिए और फिर उन टुकड़ों को एक एक कर खाना बनाने वाले कुकर में उबाला। पुलिस ने फ्लैट से शव के करीब 12 से 13 टुकड़े बरामद किए। पुलिस ने दावा किया कि वो महिला के सिर के भी टुकड़े कर उन्हें भी उबाल चुका था। कुछ टुकड़े जो थे वो प्रेशर कुकर में उबालने के बाद काली पॉलिथीन के अंदर भी रखे गए थे। फ्लैट से मिले शव के टुकड़ों को पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है जिससे पता लगेगा कि वो किन हिस्सों को ठिकाने लगा चुका है। पुलिस के मुताबिक उसने वारदात को करीब 3 से 4 दिन पहले अंजाम दिया। तो एक लाश मिली है जिसमें उसके पीसेस किए मिले हैं। पुलिस के मुताबिक पिछले काफी दिनों से दोनों के बीच झगड़े हो रहे थे। इधर गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले में एक और नया पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों की अगर माने तो आरोपी शहनवाज खान एक और गेमिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहा था और सूत्रों के मुताबिक इसका पर्दाफाश नाबालिग बच्चों से पूछताछ में हुआ जिसमें एक नए गेमिंग ऐप का जिक्र किया गया जिसके जरिए आरोपी शहनवाज खान बच्चों से कनेक्ट रहता था। सूत्रों के मुताबिक वो वेलोरेंट नाम के गेमिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। ग्रुप के जरिए नाबालिग बच्चों को गेम की जानकारी शहनवाज ने दी। सूत्रों के मुताबिक शहनवाज वेलोरेंट गेम के लिए सिर्फ उन बच्चों को चुनता था जो लगातार उसके संपर्क में रहते, गेम खेलते और उससे बातचीत करते ताकि उन बच्चों को आसानी से झांसे में लिया जा सके। इसी जांच के दौरान गाजियाबाद पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दो कोरोना काल में ऑनलाइन गेम का एक्सपर्ट बना, लेकिन इसका असली मकसद हिंदू नाबालिग लड़कों को अपने जाल में फंसाना था, जिसके लिए बद्दो ने गेमिंग ऐप का सहारा लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बद्दो ने कोरोना काल में ऑनलाइन गेम में महारत हासिल कर ली, जिसके बाद उसने ऑनलाइन गेमिंग ऐप फोर्टनाइट और डिस्कॉर्ड ऐप के जरिए नाबालिग बच्चों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। ये दोनों ऐप लिंक और कुछ वेबसाइट के जरिए भेजे जाते थे
और पुलिस सूत्रों का कहना है कि खेलने के दौरान नाबालिग कहीं फंस जाते या गेम में हारने की कगार पर पहुंच जाते थे तो बद्दो उन्हें कुरान की आयतें पढ़ने की सलाह देता था। खबर है कि जैसे ही उसकी बात मानकर नाबालिग बच्चे कुरान की आयतें पढ़ते थे, बद्दो जानबूझकर हार जाता था ताकि बच्चों को यकीन हो सके कि कुरान की आयतें पढ़ने से ही उन्हें जीत हासिल हुई। और गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले में आरोपी शहनवाज खान की कॉल डिटेल से भी बहुत बड़ा पर्दाफाश हो गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले नाबालिग बच्चे से वो घंटों बात किया करता था और इसका पूरा डेटा पुलिस के पास है। असल में गाजियाबाद के एक परिवार ने आरोप लगाया कि उनका बेटा जिमकी कहकर घर से निकलता है और मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसी नाबालिग बच्चे से शहनवाज ने जनवरी में बात करनी शुरू की। जनवरी से मई तक दोनों के बीच 73 फोन कॉल हुए और काफी लंबी बातचीत हुई। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिर किस टॉपिक पर दोनों के बीच फोन पर बात होती थी और क्या उस वक्त और भी बच्चे जुड़ते थे। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के सूत्रों के हवाले से खबर है कि भगोड़ा जाकिर नायक धर्मांतरण का नेटवर्क फैलाने के लिए गेमिंग ऐप और वीडियो का सहारा ले रहा है। जाकिर नायक पर युवाओं को बरगलाने और उनसे चंदे के नाम पर मोटी रकम हासिल करने का आरोप है, जिसके लिए जाकिर नायक गेमिंग ऐप और वीडियो का इस्तेमाल कर रहा है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक गुजरात में पिछले 24 घंटे में 7,500 लोगों ने जाकिर नायक के वीडियो देखे। यही नहीं, जाकिर नायक गेमिंग ऐप के जरिए भी युवाओं को बरगलाने की कोशिश में जुटा है। खबर है कि भारत में जाकिर नायक के सभी ऐप पर बैन लगने के बाद उसने 4 अलग-अलग नई वेबसाइट भी बनाई जिनके जरिए वो लोगों को बहकाकर उनसे चंदे के तौर पर बड़ी रकम हासिल करना चाहता है। जांच एजेंसियों का कहना है कि जाकिर नायक धर्मांतरण का नेटवर्क फैलाने की फिराक में है और उसके निशाने पर गरीब बच्चे हैं। वहीं भगोड़े जाकिर नायक की स्पीच पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि वो देश से बाहर है, देश की धरती पर ऐसा बोलने की किसी में हिम्मत नहीं है। कहीं ना कहीं मैम ये मानती हैं कि जैसे जो कट्टरवादी तत्व हैं वह बाहर के देशों की धरती पर उभर कर सामने आ रहे हैं, चाहे ये प्रकरण हो, चाहे जाकिर नाइक या उसके सहयोगी जैसे लोग हैं जो लगातार विदेश में रहकर भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। देखिए, उसके दो पक्ष हैं। पहली बात तो ये है कि भारत की धरती पर जहर उगलने की उनकी हिम्मत नहीं है, ये अच्छा पक्ष है। बुरा पक्ष है कि वो भारत छोड़कर बाहर निकल चुके हैं, भारत की कानून व्यवस्था से अपने आप को दूर कर चुके हैं। अब उन समाजों को जहाँ जहाँ इस प्रकार के तत्व हैं, वो केवल भारत विरोधी नहीं है, वो समाज विरोधी है, तो वहाँ के समाज को अपनी चिंता करनी चाहिए कि इस प्रकार के तत्वों को अगर प्रोत्साहन मिलता है तो उन्हीं के समाज के लिए ये भयावह स्थिति पैदा होगी। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले की जांच में पुलिस सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आई कि शाहनवाज उर्फ बद्दो नाबालिगों को दुबई ले जाने की फिराक में था। खबर है कि पुलिस को इसकी जानकारी ग्रुप चैट से मिली, जिसके मुताबिक बद्दो ने गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के लिए बड़ी प्लानिंग की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बद्दो नाबालिगों को दुबई ले जाना चाहता था। ग्रुप चैट की जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि उसने बच्चों को न सिर्फ दुबई जाने के लिए मुफ्त में हवाई टिकट का लालच दिया, बल्कि फ्री में वहां रहने और खाने पीने की व्यवस्था करने का भी वादा किया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसी वजह से जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि दुबई में बद्दो के तार कट्टरपंथियों से भी जुड़े हो सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड के मंदिरों में भी अब ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में मंदिर में कम कपड़ों में आने वाले लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई और इसके लिए एक बोर्ड भी मंदिर के बाहर लगा दिया गया, जिसके जरिए भक्तों से अपील की गई कि कम कपड़ों में मंदिर में प्रवेश न करें और मंदिर के बाहर ही रहें। ये फैसला हरिद्वार के दशेश्वर महादेव मंदिर और नीलकंठ मंदिर कमेटी ने लिया। कम से कम 80% शरीर ढका रहना चाहिए बहन बेटियों का, उससे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। असल में उत्तर प्रदेश के कई मंदिरों में भी भक्तों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया। इसमें अपील की गई है कि कम कपड़ों में मंदिर में प्रवेश न करें और अब हरिद्वार के मंदिरों में भी ड्रेस कोड लागू कर दिया गया। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण कराने का आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो किराए की गाड़ी से फरार होने की तैयारी में था। पुलिस के मुताबिक वो किराए पर कार मुहैया कराने वाली ऐप जूम कार के जरिए गाड़ी बुक करने की कोशिश में था, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण कराने के आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो को यह पता था कि पुलिस उसे ढूंढते हुए महाराष्ट्र के ठाणे के मुमरा इलाके में पहुंच चुकी है, जिसके बाद वो भागकर कोल्हापुर पहुंच गया और वहां से आगे जाने के लिए वो बस या ट्रेन नहीं बल्कि किराए की कार का इस्तेमाल करना चाहता था, क्योंकि उसे ये डर था कि पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर जाल जरूर बिछाया होगा। और पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए ही उसने किराए पर कार मुहैया कराने वाली ऐप जूम बानी
का आपा ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करें और को शीतल करें आप शीतल होए कबीरा आप शीतल होए। जैसे पेड़ खजूर बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर कबीरा फल लागे अति दूर खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर साथ में गाएंगे खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर कबीरा ना काहू से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आज बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आज देख रहा था कि आप इधर गा रहे होते हैं कुछ लोग और उधर कुछ लोग डांस भी कर रहे होते हैं और मुझे अच्छा ये लगा कि कोई फिल्मी सॉन्ग हो तो डांस तो होता ही है, लेकिन कबीर पे भी इतना मगन होकर डांस होता है। मैं उनको किसी दिन बुलाऊंगा, मैं रोज देखता हूँ वो डांस करते हैं मगन होके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये आपका शो, आपने जिस तरह से इसको रचा बसा, जिस तरह से बुना, ये बुनता चला गया और बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते चले गए और शो का स्वरूप इस समय खड़ा है। ये बात सच है कि मैंने कभी बहुत ज्यादा भी डांटा है किसी को और कभी पुचकारा भी है, लेकिन डांटने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ ये रहा है कि डिसिप्लिन बना रहे शो में, अन्यथा मुश्किल हो जाएगा शो करना। पब्लिक प्लेस पे करता हूं, इसलिए बहुत जरूरी है कि डिसिप्लिन बना रहे। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनकी माँ या पिता बीमार होते हैं, कुछ ना कुछ हिसाब से सोच के आते हैं, उम्मीद करते हैं कि जिनको मैं देख रहा हूं उनकी माताजी सकुशल होंगी और अच्छी होंगी, तबीयत उनकी दुरुस्त होगी, जो मैं इस वक्त देख रहा हूं कि मैंने कोशिश करी थी। बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करते हैं। तो कहा कि जिस तरह से आडवाणी जी का रथ लालू जी ने रोका, तेजस्वी जी कहते हैं, उसी तरह मोदी जी का रथ नीतीश बाबू रोक देंगे। वो यही नहीं रुकते, वो उसके आगे भी कहते हैं और कहते हैं कि अभी कुछ समय से ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों से वोटिंग राइट्स ले लेने चाहिए। अब ये बात कहां से आई है तेजस्वी जी जाने, लेकिन ये कहा जा रहा है उनकी वाफत, ये बात मैं यहां पे कोट कर रहा हूं। अभी लालू जी और नीतीश जी जिंदा हैं, किसी की हिम्मत, वो आगे कहते हैं किसी की हिम्मत नहीं जो ऐसा कर दे। अगर ये लोग देश में फिर से आएंगे, ये लोग मतलब बीजेपी वाली सरकार, एनडीए सरकार, अगर ये लोग फिर से देश में आएंगे तो ये देश को बर्बाद कर देंगे। ये बात तेजस्वी साहब कहते हैं। मैं यहां से बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं, लेकिन मेहमानों की फहरिस्त एक बार फिर से बढ़ देता हूं। रितु चौधरी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, अनुजा कपूर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, विधायक, अब तो उपाध्यक्ष भी हैं, है ना, और छोटा मोटा कुछ और रह गया तो बता दो चाह रहा है। और बहुत हमारे शो से बहुत शुरू से जुड़े रहे, बहुत शुरू से जुड़े रहे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश भाई, थैंक यू सो मच। फजील अहमद भाई राजनीतिक विश्लेषक, सर्वेश पाठक जी थैंक यू सो मच। अजय अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष गुप्ता जी
आते रहिए, डरिए नहीं, बिल्कुल बढ़िया, आराम से। थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। इधर कुछ लोग बोलना चाह रहे थे, ऑफ कोर्स एक दो लोगों से बोल के फिर मैं उधर आता हूं। जी जनाब, क्या नाम साहब आपका? अजय झा। अजय जी, क्या काम करते हैं आप? सर एडवोकेट हैं। हाँ, वो तो मुझे लग रहा था। तो कैसा चल रहा था मुकदमे? हाँ सर, ठीक ठाक। पर यही एक ऐसा है जिसमें लगता है कि भगवान करे ये कम हो मुकदमे, लेकिन मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। धन्यवाद सर। हाँ सर, आपके मंच पर कांग्रेस वाले जो है ये बोलते हैं कि उन्होंने भी देश में योगदान दिया है। तो ये बात सच है कि उन्होंने योगदान दिया है? सर इनका योगदान बताते हैं। भाई देखो, अब ऐसे करोगे तो मैं माफी चाहे। बहुत दिन बाद आए तो कोशिश करिए घर ही पे रहिए, घर से पूरा प्रोग्राम देखिए, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैंने इनको वहीं तस्वीर ले जाइए। ये जो लत लगी है ना वायरल होने की सबको, कि टीवी पे दिखेंगे, आराम से चुपचाप बैठो। मेरे पास कल एक सज्जन आए, बोला बड़ा अच्छा किया आपने जो मेरे पास माइक नहीं लगाया कभी। मैंने कहा अभी पता नहीं होंगे मौजूद तो हाथ उठाएं। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले आपने कभी मुझसे नहीं पूछा, बहुत अच्छा किया। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे पास अब 50,000 फॉलोअर हैं मेरे। मैंने कहा क्या किया तुमने? बोले मैंने अपना YouTube चैनल बना लिया है, अब मेरे 50,000। मैंने कहा बहुत बड़े आदमी, मेरा शो छोटा है, अब मत आया करिए। लेकिन आए थे कल। तो ये ना करो, चुपचाप बैठो, पानी पियो और आराम से चाय वाय लो, इंतजाम करो। जी जनाब, कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन बता रहे थे। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने 2 पीढ़ी को एक गैस सिलेंडर के लिए भी दिन भर लाइन में लगाया। किन्होंने? कांग्रेस वालों ने। IIT इन्होंने बनाया, लेकिन रिसर्च में सेकंड क्लास का जो है इक्विपमेंट इन्होंने विदेश से मंगाया। इन्होंने HMT HEC जैसी कंपनी बनाई, लेकिन उसमें भी सेकंड हैंड टेक्नोलॉजी यूरोप से मंगा करके दलाली खा करके यहाँ पर किया, जिसके कारण कि हम मोदी जी के आने के पहले हम यही सोचते थे कि कभी भी हमारा हर काम का एक ही प्रॉब्लम का आंसर कि हमारा जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो चौदह के बाद क्या हो गया? टेलीफोन, हम आपको बताते हैं सर, टेलीफोन के लिए इन्होंने मतलब एक HMT बिक गई, IDPL बिक गई, आप ही के टाइम में बिकी है, उस टाइम तो बनी हुई थी। क्या करके आज तक उन लोगों के पैसे नहीं मिले, उनकी कॉलोनी नहीं खाली कर सके। क्या बात कर रहे हैं आप? HMT आप लोगों ने बेची, HMT की घड़ियां बच्चे पहनते थे। क्या बात कर रहे हैं? बताते हैं कि गुप्ता जी इनके बीच में ना फंस जाइएगा। बताते हैं कि क्योंकि सर वो सेकंड क्लास टेक्नोलॉजी थी, और हम आज के दिन में 5G टेक्नोलॉजी, अमेरिका में 5G टेक्नोलॉजी, हमारा अमेरिका सुपरसोनिक छोड़ रहा है, हम भी छोड़ रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक अप टू मार्क है, क्योंकि मोदी जी का साथ उनके मोदी जी का साथ है। कैसे हैं आप? जी जी जी। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? सर गुजरात से। गुजरात से कहाँ से? पालनपुर से। खड़े रहिए, आता हूँ जी। कांग्रेस पूरी जितना भी अब भाई देखो, ये लड़ाई झगड़ा नहीं, देखो अरे वकील साहब छोड़िए, वो सब कोर्ट का विषय है, ये सब कोर्ट का मुद्दा। अरे रुकिए, अरे ठीक है भाई, ये सब अब यहाँ नहीं। जी, पहली बात तो कि सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जी, दूसरी बात, यहाँ पे गोडसे को पूजेंगे और विदेशों में जाके गांधी जी को पूजेंगे। ये जो रामराज की बात करते हैं बार बार, क्यों नहीं विदेशों में जाकर रामराज का नाम लेते? क्यों नहीं वहाँ क्यों जाकर जो है गांधी जी के चरणों में नमन कर देते हैं? क्यों वहाँ जाकर बुद्ध की धरती बताते हैं? क्यों ये जो दोहरा मापदंड है ये भाजपा का क्यों? क्योंकि पूरा विश्व, कोई भी विश्व में गोडसे की विचारधारा को मान्यता नहीं देगा। नहीं ऋतु, मान्यता नहीं देगा से मतलब यह है कि मान्यता देनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। मैं तो नहीं इसका फेवर हूँ। अरे ये मुल्क महात्मा गांधी का है कि नाथूराम गोडसे का? ये मुल्क महात्मा गांधी का है। हाँ जी, नाथूराम गोडसे। जी जनाब। जी, 2017 से आप सब लोग जानते हैं गुजरात विधानसभा से कांग्रेस जन्मी है। उनको लगा है हमारा पुनर्जन्म हो रहा है, हम इसलिए राम का नाम कर ले। AK एंटनी ने बोला था हिंदुओं को साथ में लेकर चलो, क्योंकि कृष्ण और सिर्फ तुम कृष्णानिटी को, मुस्लिम्स को लेकर चलोगे काम नहीं बनेगा। तो AK एंटनी बोले हिंदुओं को साथ में लेकर चलो, और वही हो रहा है। अभी क्या कर रहे हैं, ये जो चुनवी हिंदू हैं ये पैदा हो गए। अब चुनवी हिंदू पैदा हो गए तो अचानक से इनको याद आ गया कि हमें मंदिर भी जाना है। अरे मंदिर जाना है तो अब ये याद आ गया कि जब कांग्रेस के टाइम पर ये जो बोलते आए कि हम राम मंदिर बनाने की सब लोगों ने बात करी, वो राम मंदिर बनाई नहीं, कोर्ट की डेट ही नहीं आती थी, इनका पता ही नहीं चलता था। जब हम लोगों ने बात करी
एफिडेविट आ गए। तो राम मंदिर बनाया किसने? राम मंदिर बनाया भाजपा ने, राम मंदिर बनाया मोदी ने, राम मंदिर बनाया एक हिंदू ने। तो अब बात करते हैं आज ये लोग यहाँ पर आकर चुनवी हिंदू जो अपने आप को कहते हैं कि मुसलमान पार्टी है। मनमोहन सिंह ने कहा था, देखिए मैं हाईली ऑब्जेक्ट करता हूँ इनकी बात का कि राम मंदिर बोले राम मनमोहन सिंह ने क्या कहा था बता तो दूं। मैं अच्छा एक मिनट मनमोहन सिंह ने क्या कहा? एक मिनट राजेश। मनमोहन सिंह बोले थे कि जब यहाँ पर सबसे पहले मुसलमानों का हक सबसे पहले आएगा। ये कौन सी पार्टी का थे? मनमोहन सिंह कांग्रेस की थी। ठीक है अरोड़ा जी इनके पास में घूम फिर के कोई टॉपिक नहीं है हिंदू मुस्लिम के अलावा। देख लिया वो तेजस्वी साहब ने कहा है। मैं तेजस्वी साहब ने कहा। मेरा ये कहना है कि मैं सख्त एतराज करता हूँ इस बात पे कि राम मंदिर बीजेपी ने बनाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसमें बीजेपी का क्या लेना देना है? ये कहते हैं पहले डेट आती रहती थी, तो डेट ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट को ये गाइड करते हैं इसका मतलब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों को बाद में राज्यसभा भेज देते हैं। देखा ना, राज्यसभा भेजेंगे, गवर्नर बनाएंगे, ऐसे तो इनके काम है। इतना मजाक बनाना जिन जजों ने वो डबमेट दी। एक मिनट रुक जाओ, आपकी बात सुन ली ना, आपको बोलने दिया गया, आप हमको बोलने दो। ये देखिए यही तरीका है, कोई गलत नहीं बोला। आपने राज्यसभा भेजोगे जजों को, रिटायर को, जब उनसे फैसला लो, उनको डराओ, उनकी फाइल निकाल लो, उनको गवर्नर बना दो। मजाक बना के चले जा रहे हो आप देश का। क्या कर रहे हो आप देश का? और मंदिर आपने नहीं बनाया। इस देश में राम थे, हैं और रहेंगे। तुम्हारे बाप की बात समझ नहीं है। राम को तुम नहीं लेके आए। राम को राम या थे, राम या रहेंगे, ये नहीं लेके आए राम को। ये राम से कोई लेना नहीं है। राम से ये राम बेचते हैं, राम की दुकान खोल रखी है। ये जो लोग बात कर रहे हैं ना, ये जो लोग कह रहे हैं कि राम थे, राम है और राम रहेंगे, अस्पताल बनवा दो। इन्हीं की पार्टी के नेता ने कहा था कि राम मंदिर आम आदमी पार्टी के नेता कहते थे कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनने चाहिए। आज अस्पताल और स्कूल की बात करते थे, आज राम की बात कर रहे हो। तुम्हारी औकात नहीं है राम की बात। हेलो, मैं अभिषेक सुमन हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से। मैं कहना चाहूंगा इस देश को, एक मिनट को आराम से भाई राजेश आराम से, राजेश आराम से, राजेश आराम से, खुला आराम से। ये 3 बार नहीं राजेश, ये जनता है। ये इनका पेड़ आदमी है। राजेश नो, राजेश ये राजेश ने गलत आराम। राजेश मैं कह रहा हूँ अभी पीछे। मैं पहली बार नहीं आया, मुझे पता कौन जनता है कौन नहीं है। राजेश तरीका है। No, this is not the way. नहीं पीछे बैठिए। चलो पीछे भाई, चलिए बैठिए। लो राजेश कहते हैं भाई आराम से वो विधायक हैं। एक मिनट राजेश जी प्लीज लिसन मी। राजेश जी, प्रियंका सॉरी, राजेश जी पानी पियो। राजेश साइलेंस। फाजिल भाई, दिस इज आपकी आखिरी है ये डिबेट, और मैं कह रहा हूं आखिरी है, बैठ जाइए आप। राजेश, आपने कहा कि क्या राम तुम्हारे बाप के हैं, ये सेंटेंस आपने बोला था। गुप्ता जी भाई बैठ जाइए, अंतिम डिबेट होगी इंडस्ट्री की आपकी, चुपचाप बैठ जाइए वहां पे। राजेश जी, आप कहते हैं कि ये क्या आम आदमी है? क्यों? अगर ये पूछ ले आपसे कि हम कह रहे हैं, राजेश ये सैकड़ों बार पूछेगा
राजेश ये सैकड़ों बार पूछ सकता है। राजेश तर्क से मत डरो, राजेश लॉजिक से मत डरो। राजेश डर लगता है क्या? तो राजनीति पे क्यों आए? डर लगता है तुम्हें? डर लग रहा है अब? राजेश चुपचाप रहना। राजेश तो राजेश एक बात सुनो। राजेश डर क्यों लग रहा है तुम्हें? तुम विधायक हो। मैं ये कहूं, इसने अगर पूछ लिया, इसने आपसे पूछ लिया कि आपके विधायक ने कहा था मंदिर नहीं अस्पताल बनाओ, तो क्यों डर लग रहा है आपको? आपको क्यों डर लग रहा है? अगर राजेश इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं राजेश मेरी बात सुनो, फिर मैं आपकी सुनूंगा। राजेश फिर सुनूंगा, मैं सुनूंगा। राजेश अगर लॉजिक है कहीं, अगर वो लॉजिक कहीं भी मौजूद है और मेरे विपक्षी के पास भी है, और अगर वो अन्यत्र चैनल, तो मैं लेके आऊंगा। मेरा विपक्ष राजेश सुनो। राजेश मेरा विपक्ष राजेश तुम्हें सुनना ही नहीं है। बना लो ऋतु लो। मेरा विपक्षी चैनल भी हो सकता है, और मैं उससे भी पूछूंगा अगर उसके पास लॉजिक है। उसके पास भी अगर लॉजिक है तो मैं पूछूंगा उससे। और इसके बाद लॉजिक था कि आपके विधायक ने कहा कि यहां मंदिर नहीं अस्पताल बनना चाहिए, तो डर लग गया क्या तुम्हें? तो सवाल का जवाब दो। तो क्यों रोक रहे हो किसी को? बोलने से क्यों रोक रहे हो? अब तुम बोलोगे। हम ये कह रहे हैं, पहली बार आपने खुद कहा आपने इसको डिबेट से बाहर निकाला था क्योंकि बार बार डिस्टर्ब करता है। मैं पहली बार यहाँ आया नहीं, आप जानते हो। इस आदमी से आपने 3 बार बुलवाया। मेरा सवाल इस बात, मैं 4 बार बुलवाऊंगा जब मेरी बात। हाँ, आप 10 बार बुलवाओ, लेकिन आपने मुझे भी बुलाया ना, मैं भी जवाब दूंगा ना। तो दीजिए ना। मेरा ये तो आपके विधायक ने कहा यह मंदिर नहीं, जहाँ अस्पताल बनना चाहिए, जवाब दो। मैं ये कह रहा हूँ, जवाब दो ना। मैं आपसे कह रहा हूँ, कोर्ट ने एक फैसला दिया, जवाब दो। मैंने कहा कोर्ट का फैसला मैंने माना, ये कोर्ट का फैसला भी नहीं मान रहे। जवाब दो। जब मैंने कोर्ट का फैसला मान रहे हैं, दे तो रहे हैं। कोर्ट का फैसला हमने माना।